न्यूज़ टुडे में WHO ने हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्टॉप ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जारी किया गया। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम रही थी, एक बार नोट, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉप यानी स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स, विश्व में तंबाकू उद्योग पर नजर रखने वाली संस्था है। ठीक है, ये वाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर हम लोग एक बार नज़र देखेंगे, समझेंगे। एक मिनट। विश्व स्तर पर 13 से 15 वर्ष की आयु के अनुमानित 37 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। 15 से 30 वर्ष की आयु के 85% युवा अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापनों में देखते हैं। आगे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी चालित उपकरण है। ये उपकरण निकोटीन युक्त घोल को गर्म करके एरोसोल बनाता है। निकोटीन ही जलाकर सेवन की जाने वाली सिगरेट में प्रयुक्त मादक पदार्थ होता है। तंबाकू उद्योग युवाओं को क्यों लक्षित कर रहा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इधर जस्ट थोड़ा सा, सिगरेट का सेवन करने वाले नए युवा हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं। इससे सिगरेट कंपनियों को हमेशा मुनाफा मिलता रहता है। धूम्रपान के दुष्परिणामों के बारे में समझ की कमी और संगत के प्रभाव के कारण आसानी से तंबाकू सेवन के आदी हो जाते हैं। युवाओं को लक्षित करने के लिए तंबाकू उद्योग द्वारा कौन कौन सी रणनीतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ई सिगरेट, हीटेड तंबाकू उत्पाद, निकोटीन पाउच जैसे नए उत्पाद बाजार में जारी करना। एक मिनट। डिस्पोजेबल ई सिगरेट की कीमतें कम करना, बाय वन गेट वन फ्री प्रचार रणनीति का इस्तेमाल करना आदि। आगे समझते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल स्पेस में मार्केटिंग करना। आगे और समझते हैं। तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। देखिए, सबसे पहले क्या होगा इसमें, हृदय रोग, फेफड़ों के विकार और कैंसर आदि के जोखिम के कारण हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। WHO के अनुसार धूम्रपान से विश्व की अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य सेवा और उत्पादकता में कमी के कारण सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। इधर भी देख लेते हैं। तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई जो पहल है उसके बारे में जानते थे कि भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू किया गया है। वैश्विक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 अपनाया गया। भारत ने 2004 में इसकी अभिपुष्टि की थी और WHO द्वारा एम पावर पहल शुरू की गई थी। WHO द्वारा एम पावर, अब पूछ लिया किसी ने एग्जाम में, किसी में पूछ लिया जैसे एम पावर पहल किस लिए और कहाँ किसने की थी और किसके ऊपर है, ये सब तो आपको बताओगे। तंबाकू नियंत्रण पर WHO ने शुरू की थी। ठीक है, और तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार वाली भी और WHO वाली भी। तो आगे समझते हैं एम पावर में क्या क्या है। जैसे एम पावर लिखा है यहाँ पर, तो एम का अर्थ क्या है यहाँ पर, जैसे थोड़ा सा एम पावर लिखा है तो यहाँ पर एम का अर्थ क्या है, एम मॉनिटर, एम का तो हो जाएगा मॉनिटर, तंबाकू के इस्तेमाल पर निगरानी और रोकथाम संबंधी नीतियाँ। ठीक है इसमें। और पी का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, तंबाकू के धुएं से लोगों को बचाना। फिर ओ का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑफर, तंबाकू का इस्तेमाल बंद करने के लिए मदद की पेशकश करना। और फिर डब्ल्यू का अर्थ हो जाएगा वार्न, तंबाकू के खतरे के बारे में चेतावनी देना। ई का मतलब हो जाएगा एफोर्स, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार प्रसार और स्पॉन्सरशिप को निषिद्ध करना। आर का अर्थ हो जाएगा रेज, तंबाकू पर करों में वृद्धि करना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं हम।
जैसे थोड़ा सा आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्र हेतु 100 विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क SRFT फ्रेमवर्क जारी किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वित्तीय प्रौद्योगिकी वे संस्था हैं जो उपभोक्ताओं को वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी के लिए तकनीक का समाधान करती है। आगे समझते हैं। संस्थाओं के साझेदारी में विनियामक कानूनों के पालन में मदद भी करती है। फिनटेक ने समय की बचत करके वित्तीय सेवाओं की पहुंच और बढ़ाकर लागत कम करके वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया। हालांकि उनकी गतिविधियों से ग्राहक की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताएं भी उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों आगे समझते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने SROFT फ्रेमवर्क जारी किया है। ठीक है, आगे समझते हैं। स्व विनियामक संगठन SRO के बारे में, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। SRO यानी स्व विनियामक संगठन उद्योग द्वारा समूह से स्थापित इकाई है। यह संगठन अपने सदस्यों के लिए विनियामक मानक तैयार करने और उन्हें लागू करने, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने तथा बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। SROFT के फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र देखेंगे। देखिए, SROFT को प्रतिनिधि संरचना के आधार पर गठित किया जाएगा। इससे यह अपने सदस्यों की सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठा पाएगा। SROFT किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त होगा। SROFT आरबीआई से मंजूरी लिए बिना विदेशों में इकाई का कार्यालय स्थापित नहीं करेगा। SROFT को यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्था स्थापित करनी होगी। ऐसे मामले करनी होगी। ठीक है, ऐसे मामले या तो स्वयं उसके संज्ञान में आ सकते हैं अथवा आरबीआई या किसी अन्य हितधारक द्वारा इसे भेजा जा सकता है। यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी शामिल है, धोखाधड़ी, अनुचित व्यवहार, अनधिकृत लेन देन आदि। SROFT भारत में स्थित या पंजीकृत इकाई होनी चाहिए। भारत में पंजीकृत SROFT में भारत के बाहर के फिनटेक भी सदस्य बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम UNGSCF ने विश्व व्यापार में व्यवधानों के बीच लचीलेपन की ज़रूरत को रेखांकित किया है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर UNGCSF के प्रथम संस्करण का आयोजन UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्ववर्ती UNCTAD और बारबाडोस सरकार ने किया था। इसका आयोजन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते व्यवधानों का समाधान करने के लिए किया गया है। आगे समझते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन से तात्पर्य आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की व्यवधानों का सामना करने की क्षमता तथा राजस्व, लागत और उपभोक्ताओं पर इन व्यवधानों के प्रभावों को कम करने की दक्षता से है। समझ रहे हो। आगे समझते हैं। आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले मुद्दे। जलवायु परिवर्तन। हाल ही में जलवायु जनित सूखे ने पनामा नहर में व्यापार को बाधित किया है। तो पनामा नहर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आगे देखते हैं। भू राजनीतिक तनाव। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुती विद्रोह के बढ़ते हमलों के कारण लाल सागर और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होने वाले व्यापार में व्यवधान पैदा हुआ है। एक दूसरे पर निर्भरता और व्यवधान। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्राकृतिक आपदाओं, महामारी जैसे विविध प्रकार के व्यवधानों का खतरा बना है। आगे और समझते हैं। जटिल आपूर्ति श्रृंखला। जटिल आपूर्ति श्रृंखला की वजह से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, जहां एक जगह पर व्यवधान पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया था। आगे और समझते हैं। जैसे कि UN, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। UNGSCF के मुख्य परिणामों पर एक नज़र देख लेते हैं। इंटर मॉडल, निम्न कार्बन, दक्ष एवं लचीले माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने, सामाजिक आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए माल परिवहन के तरीकों में बदलाव
बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लचीलेपन के लिए डिजिटल समाधान, व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। UNCTAD व्यापार और परिवहन डेटा सेट लॉन्च किया गया। इसे वैश्विक व्यापार की दशा और दिशा को बेहतर ढंग से समझने व सुविधाजनक किया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। ये हो गया। इसके थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार फिर से। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए शुरू की गई कुछ पहल है, उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर देखिए, वैश्विक स्तर पर क्या क्या है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है। यह पहल 2021 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने। आगे और देखते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रॉस्पेरिटी, इसको बोलेंगे IPEF। IPEF के 4 स्तंभ है। व्यापार है, आपूर्ति श्रृंखला है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत IPEF के तीनों स्तंभ में तो शामिल है, लेकिन व्यापार स्तंभ से बाहर हो गया है। ठीक है, बाहर है। भारत द्वारा आरंभ की गई पहले, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विस्तार और मजबूती, इसके लिए PM गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 आदि जारी की गई। विनिर्माण को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत पहला शुरू की गई। प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति को उदाहरण बनाया गया आदि।